तो हमने क्या टॉपिक स्टार्ट करा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तीन फिनोमेना पढ़े, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस था डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एपोमिक्सिस था डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जो किसकी मिमिक्री कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मिमिक्री कैसे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कैसे कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो रहा है, और हम हमेशा क्या कहते हैं, सीड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस वजह से मिमिक कर रहा है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब यहाँ पर जो ये फिनोमिना होता है, जो ये प्रोसेस होती है एपोमिक्सिस, इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो होता है, ठीक है। एपोमिक्सिस की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो होता है। कैसे, जैसे मान लो जो तुम्हारा एग सेल थी प्लांट की, उस एग सेल से क्या बना, एक जाइगोट बना, ठीक है, जिससे एम्ब्रियो बना और सीड बन गई। फिर यहाँ पर हुआ क्या, न्यूसेलस की एक सेल जो थी उसने भी क्या बना दी, सीड बना दी, ठीक है। एंटीपोडल की एक सेल थी, उसने भी क्या बना दी, सीड बना दी। तो यहाँ पर टोटल कितने सीड बन गई, तीन सीड बन गई, दो बनी बिना फर्टिलाइजेशन के और एक बनी फर्टिलाइजेशन से। तो यहाँ पर मोर देन क्या बनी, मोर देन वन सीड फॉर्मेशन हुई, ठीक है, मोर देन वन सीड फॉर्मेशन हुई। तो बाकी जो दो यू कैसे हुई, एक्सेप्शनल फिनोमिना, ठीक है, जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो गई। तो ये जो होता है फिनोमिना, इसके अंदर तुम्हें एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं एक सीड के अंदर। एक सीड के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड तुम्हें देखने को मिलते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एपोमिक्सिस होता है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, इट मे रिजल्ट इसकी वजह से देखने को मिल सकता है, इट मे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड के अंदर तुम्हें एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं इन अ सीड। this is called this phenomena is called this phenomena is called this phenomena is called पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, एंड एम्ब्रियोज के लिए वर्ड दिया गया एम्ब्रियोन। दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, चाहे फर्टिलाइजेशन से बने हो चाहे जैसे मर्जी बने हो, उसे क्या क्या कहने लग जाएंगे हम, पॉली एम्ब्रियोनी कहने लग जाएंगे। बाकी बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो, एक बनेगा फर्टिलाइजेशन से, बाकी जितने भी सेल्स आएंगी। तो अब देखो कौन कौन सी सेल तब्दील हो सकती है किसके अंदर, एक सीड के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के। तो एक सीड के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, या एक ओव्यूल के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है न्यूसेलस, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो सकता है किसके अंदर, इनटू एम्ब्रियो, पहला या सीड। दूसरा, इस न्यूसेलस से एक से ज्यादा बन गई मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो एक मदर स्पोर सेल मान लो जिसने नॉर्मल लीगल लाइफ जी और उसने एम्ब्रियो सैक बनाया और उससे क्या बना, सीड बना। इस मेगास्पोर मदर सेल ने डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना दिया, सीड बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन हुआ, न्यूसेलस नंबर वन, जिससे क्या बन सकता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड। मेगास्पोर मदर सेल, जिससे बन सकता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड। अब मान लो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जिसने एम्ब्रियो बनाया है, इसके अंदर एंटीपोडल सेल जो थी, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया मोर देन वन एम्ब्रियो। यहाँ पर जो सिनर्जिट था उसने क्या बना दिया, मोर देन वन एम्ब्रियो। और इससे तो बनेगा ही बनेगा, जो नेचुरली बनता बनता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या देखने को मिल रही है, कि जो अदर सेल्स हैं, ठीक है, अदर सेल्स हैं एक्स सेल के अलावा, वो बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जा रही हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या कहलाती है, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं एक सीड के अंदर, जिस फिनोमिना को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसके लिए एक चीज पूछी जाती है, इसका क्या फायदा होता है किसानों को, ठीक है। अगर ये चीज अगर तुम्हें देखने को मिले, एक से ज्यादा सीड अगर बन जाए किसी प्लांट के अंदर, तो इसका क्या फायदा हो सकता है किसानों को। तो तुम खुद सोचो, इसका क्या फायदा हो सकता है किसानों को अगर किसी प्लांट में एक से ज्यादा सीड बन जाए, तो बताओ। किसी प्लांट में अगर एक से ज्यादा सीड बन जाए तो इसका फायदा क्या हो सकता है। जैसे तुम्हें तुम्हें कोई प्लांट था तुम्हारे घर में उग रहा था, उसमें एक से ज्यादा सीड डेवलप हो रही है, तो तुम्हें उससे क्या फायदा हो सकता है।
ज्यादा फ्रूट होंगे। ज्यादा फ्रूट होंगे, पहली ज्यादा फ्रूट होंगे वो तो खैर ओवरी पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट ठीक नहीं है। देखो सबसे पहला फायदा हो सकता है तुम्हें एक से ज्यादा सीड मिलेंगे तो जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तुम्हें जो सीड खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले तुम्हें 100 सीड खरीदने पड़ते थे तो उसके लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, पर 50 सीड जो थी वो तुम्हारी कैसे बन गई, बाय एपोमिक्सिस बन गई। तो तुम्हें अब सिर्फ कितनी सीड खरीदनी पड़ेगी, 50 सीड खरीदनी पड़ेगी। तो जो तुम्हारा सीड का कॉस्ट था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये किसानों के लिए फायदेमंद चीज है या नहीं है, बताओ। है यस सर। सर। फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो तुम डेफिनेशन लिखते हो, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। उसे क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जो एपोमिक्सिस होता है, ये जो प्लांट में एपोमिक्सिस होता है, ठीक है, इसकी वजह से पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है। तो इसमें तुम आंसर लिखते हो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहने लग जाते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे सोचते हैं पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वो एक अलग फिनोमिना है और एपोमिक्सिस एक अलग फिनोमिना। हो क्या रहा है, एपोमिक्सिस की वजह से ही क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस की वजह से ही पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कर्ज हो रही है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब इसका क्या पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जरा बताओ सिग्निफिकेंस क्या होगा एपोमिक्सिस का। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा एपोमिक्सिस का कि कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आता है सीड कॉस्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, हाइब्रिड सीड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड वर्ड क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो एक प्लांट था तुम्हारे पास जिसके ऊपर बहुत ही तगड़े फ्रूट उगते थे, ठीक है, और उसको तुमने क्या कहा, हाई क्वालिटी का फ्रूट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने गन्ने का एग्जाम्पल बताया था, दो गन्ने थे जिनको तुमने फ्यूज करा और उससे क्या बना, नया गन्ना बना था जो दोनों जगह उग सकता था। तो वो जो नया गन्ना उगा था वो क्या था, एक नई वैरायटी थी। और ऐसे जब भी हम किसी भी दो दो प्लांट्स को अपने अकॉर्डिंग फर्टिलाइज करवाते हैं तो उसे आर्टिफिशियल क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, या फर्टिलाइजेशन बाय ह्यूमंस कहा जाता है, ठीक है। अब ह्यूमंस ने अगर फर्टिलाइजेशन करवाया तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ह्यूमंस की फर्टिलाइजेशन से उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब तुम तरबूज खरीदने जाते हो, तुम्हें दो तरह के तरबूज मिलते हैं। एक होता है जो बिल्कुल हरा होता है और एक होता है जिसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लाइन होती है, देखा है तरबूज, यस। देखे हैं ऐसे व्हाइट लाइन वाले। अब घर वालों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे, ये जो हरा वाला है ये देसी है और ये वाला विदेशी है, ठीक है। पता नहीं सुना होगा नहीं सुना होगा वर्ड, ऐसा कहते हैं घर वाले, ठीक है। तो जो जिन पे लाइन होती है वो विदेशी हुआ और हरा वाला हुआ देसी। अब तुम एक चीज और नोटिस करते हो, ये जो हरे वाले होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, जिन पे लाइन नहीं होती, वो बहुत बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं। और जिन पे लाइन होती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये हमेशा डिफरेंस देखोगे, क्यों, क्योंकि जो लाइन वाले होते हैं वो विदेशी नहीं होते, वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। उनको हमने अपने अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन करके उनको प्रोड्यूस करा है, ठीक है। और जो हरा वाला होता है वो नेचुरली उगता है। किसी को कुछ कहना है भाई बोलो, किसी ने वॉइस ऑन कर रखी है। सर लेकिन जो ग्रीन वाले होते हैं उनमें भी तो लाइन होती है। मैं दिखाता हूँ, तुम मुझे दिखाना उसमें कहाँ लाइन होती है। एक सेकंड, गूगल कहाँ चला गया मेरा एलिफेंथियसिस। तो यहाँ पर जरा देख रहे हैं हम वाटरमेलन, ठीक है। ये पॉम टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। ये तो सबसे पहला यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है इसमें लाइन वाला दिख रहा है, ये लाइन वाला कौन सा हुआ, देसी या विदेशी, विदेशी मतलब हाइब्रिड, कौन सा हुआ, हाइब्रिड। अब ये तुम्हारे सामने जो तुम्हें दिख रहा है कौन सा आएगा, देसी, ठीक है। इसके अंदर कोई व्हाइट लाइन दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, मतलब ग्रीन कह लो चाहे जो कलर कह लो, ठीक है। तो क्यों दिख रहा है, देखो ये रहा एक बार, ये क्या आएगा, देसी आएगा, ठीक है। ये छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, इनमें कोई लाइन नहीं होती। तो ये कैसे उगते हैं, ये नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। ये भी नेचुरली ही ग्रो करेंगे, पर इनकी जो सीड है, मतलब जो इनको डेवलप करा गया है, वो कैसे डेवलप करा गया है, बाय ह्यूमंस के द्वारा डेवलप करा गया है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या हुआ, दो तरीके के तरबूज होते हैं, दो बात क्लियर होगी। तो हाइब्रिड किसे कहा जाता है, हाइब्रिड उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनके कैरेक्टर्स हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करे हैं फर्टिलाइजेशन करके, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, अब मान लो तुमने कोई हाइब्रिड प्लांट उगाया है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक हाइब्रिड तरबूज उगाया है और इसके अंदर वैसे ही बहुत सारे सीड्स उगते हैं, इसके अंदर मान लो और भी ज्यादा सीड उग गए एज कंपेयर टू
प्रीवियस वन, ठीक है। तो तुम्हारी जो सीड ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। डायरेक्ट तुम्हें ये हाइब्रिड वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्लांट एक से ज्यादा सीड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आ सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें, ठीक है, मोर देन वन सीड ऑब्टेन होगी, मोर देन वन सीड ऑब्टेन होगी। अगर तुम ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को देखो, दोनों सेम सेम ही है, मोर देन वन सीड ऑब्टेन होगी, ठीक है, जिससे तुम क्या कर सकते हो, मोर देन वन प्लांट उगा सकते हो, ठीक है। जो ये रिप्रोडक्शन था, ठीक है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के ये सीड डेवलप हुए, ये कैसे डेवलप हुए, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जो पेरेंट का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर बच्चे के अंदर भी क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोली थी पहली लाइन, ये जो फिनोमिना होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो यहाँ पर जो पिछले प्लांट से बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना है उसके अंदर पेरेंट के जैसे ही एग्जैक्ट कैरेक्टर रहेंगे, क्योंकि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं आते। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है इट मेंटेन, ये मेंटेन रखता है, इट मेंटेन हाइब्रिड विग्योर, ठीक है। हाइब्रिड विग्योर मतलब वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। हाइब्रिड मतलब पेरेंट और उनकी अपने कैरेक्टर्स को शो करने वाली पावर। तो इट मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर, साफ साफ सीधी बात लिख देते हैं, इट मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर। ज्यादा टेक्निकल लिखूंगा तुम्हारे सर के ऊपर से पूछ जाएगा। तो इट मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये मेंटेन रखता है पेरेंटल कैरेक्टर बिकॉज इट इज a type of asexual reproduction, बिकॉज एक तरीके का क्या होता है, asexual reproduction होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। तो होप से तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रही तो वेरिएशन नहीं आएगा। और हमने क्या पढ़ा है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो प्रोजेनी बनता है वो बिल्कुल पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर क्या रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। और पेरेंटल कैरेक्टर का फायदा क्या रहेगा, मान लो जो पेरेंट था वो बहुत अच्छा क्वालिटी का था, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर ये था एपोमिक्सिस, अभी खत्म नहीं हुआ। एपोमिक्सिस में क्या पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना होता है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे मिमिक करता है, बिकॉज यहाँ पर सीड बनता है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक मतलब नकल करना। ये देखने को मिलता है स्ट्रेसी ग्रासिस फैमिली में। यहाँ पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, जिस वजह से इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, ठीक है। रिजल्ट करता है पॉली एम्ब्रियोनी में, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड जो होता है वो रिड्यूस होता है, मोर देन वन सीड ऑब्टेन होती है। And next it maintain the parental character and it is a type because it is a type of asexual reproduction। ये समझ में आया अभी तक एपोमिक्सिस के बारे में? यस सर। हाँ हाँ, पूछो क्या डाउट है, नहीं है कोई डाउट? ओके। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, या व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस की जगह क्या लिखा हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी लिखा हो सकता है। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। तो व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस और इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, ये आ जाएगा। अब आएगा पेपर में अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के कौन से टाइप होते हैं। तो फिर जैसे मैंने शुरू में बताया था, न्यूसेलस की सेल डेवलप हो सकती है, मेगास्पोर मदर सेल हो सकती है, एंटीपोडल हो सकता है, सिनर्जिड हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, 3 क्लासिफिकेशन बना दी एपोमिक्सिस की। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस या टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस पे जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा टाइप्स को इंक्लूड कर देगा, ठीक है। एपोमिक्सिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन कब नहीं आएगा, जब पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भाई जो नींबू होता है उसके अंदर हमें एक से ज्यादा बीज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कैसे हो पाता है। तो तुम सबसे पहले इसमें डिफाइन करोगे
कि there is a phenomena which is known as apomixis in which formation of more than one formation of seed without fertilization occur. ठीक है, it result in formation of more than one embryo in a seed, therefore it result in polyembryony. तो तुमने polyembryony को समझा दिया. देन उसके बाद 3 नंबर में और कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो तुम फिनोमेना जिस वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है उसके टाइप्स को बताओ. डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि एपोमिक्सिस बताओ, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलेगा कि एपोमिक्सिस को बताओ. तो एपोमिक्सिस के 3 टाइप होते हैं. अब ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है एपोमिक्सिस का रिकरेंट एपोमिक्सिस. ठीक है, एपोमिक्सिस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें अगर पढ़ने को मिले तो तुम बोलो सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने. तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? ए गैमोस्पर्मी. ए गैमोस्पर्मी. तो इसका दूसरा नाम होता है ए गैमोस्पर्मी. तो यहाँ पर लिखा मिलेगा तुम्हें कभी कभी क्लासिफिकेशन में रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी. ठीक है, या तो रिकरेंट लिखा मिलेगा एपोमिक्सिस या रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी. दूसरा टाइप होता है वो होता है रिकरेंट का ही. रिकरेंट का क्या लगा दो? नॉन लगा दो. नॉन रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी. ठीक है, तो दो तो याद हो जाएंगे, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट ए एपोमिक्सिस और ए गैमोस्पर्मी. ए गैमोस्पर्मी याद ना हो तो तुम एपोमिक्सिस लिख सकते हो, पर दोनों वर्ड याद रहने चाहिए. इनकेस एग्जाम में अगर क्या पता पूछ ले बताओ एडवेंटिव ए गैमोस्पर्मी क्या होती है तो कैसे लिखोगे? लास्ट होता है एडवेंटिव ए गैमोस्पर्मी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसका नाम लिख देखने को मिलता है. ठीक है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव ए गैमोस्पर्मी या एडवेंटिव एपोमिक्सिस, ये 3 तरीके की एपोमिक्सिस हमें देखने को मिलती है. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस. अब इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है एक एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर. देखो सबसे पहला डिफरेंस आएगा किसके बारे में? सबसे पहला आएगा रिकरेंट के बारे में. तो रिकरेंट के अंदर ऐसे क्या होता है? रिकरेंट के अंदर मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल गेट डेवलप इनटू सीड. ठीक है, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल किस में डेवलप कर जाएगी? सीड के अंदर डेवलप कर जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन के. गेट डेवलप इनटू सीड, गेट डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो जब भी मेगास्पोर मदर सेल डेवलप कर जाए, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के अंदर, तो तुम क्या कहोगे? रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी या रिकरेंट एपोमिक्सिस. सेकंड आता है इज हैप्लॉइड सेल्स अगर डेवलप कर जाएं तो क्या लिखा जाएगा? हैप्लॉइड सेल्स अगर डेवलप कर जाएं, हैप्लॉइड सेल्स अगर डेवलप कर जाएं इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हैप्लॉइड सीड्स या हैप्लॉइड सेल्स अगर डेवलप कर जाएं किसके अंदर? सीड्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के. तो हैप्लॉइड सेल्स कौन कौन सी होती है जरा कोई बताएगा? किसी को याद है हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी होती है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर? यस, चलो हिंट दे दे रहा हूँ. एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन कौन सी हैप्लॉइड सेल होती है? बताओ, किसी को नहीं याद? हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर? एक एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एंटीपोडल्स, सिनर्जिड, एक्स सेल, सेंट्रल सेल. तो हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी होती है? नहीं पता किसी को? देव, क्लास चल भी रही है? हाँ चल रही है क्लास तो. हाँ, देव ही गायब है जिससे पूछा मैंने. ओके, इशिता बताओ हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन? रिदम बताओ. डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस.
एपोमिक्सिस तो खैर प्रोसेस का नाम है। क्वेश्चन ये है कि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, है ना? सर हाँ बोलो भाई, आगे कहाँ थे? सर मेरा नेट बंद हो गया था, एक बार फिर से बता दो। हाँ बिल्कुल भाई बताएंगे। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन कौन सी सेल हैप्लॉइड होती है, बताओ। एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन कौन सी सेल हैप्लॉइड होती है? याद है या नहीं याद? एम्ब्रियो सेक ही नहीं याद? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया नहीं है। सर याद है। नहीं याद? आंसर दे दे तब तक। तो ये रहा, देखो कौन कौन सी सेल हैप्लॉइड होती है इसके अंदर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। चैप्टर खत्म है आज, और तुम्हें चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, वही नहीं याद, तो फिर एक तरीके से तुमने चैप्टर पढ़ते पढ़ते साथ साथ रिवाइज नहीं करा। ठीक है, तो बताओ कौन सी होती है हैप्लॉइड सेल इन एम्ब्रियो सेक। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इस डायग्राम को देखने का कोई नीड नहीं होनी चाहिए कायदे से। किसी को नहीं पता पूरी क्लास में? एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड होती है? एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड होती है? एप्लॉयड। सिनर्जिड हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड होती है? हैप्लॉइड। तो फिर बता क्यों नहीं रहे? बताओ भाई, इसमें क्या डाउट आ रहा था माइंड में? एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन कौन सी सेल होती है? इसके अंदर 3 एंटीपोडल होती हैं, तीनों हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है भाई। सेकंड, एक एम्ब्रियो सेक के अंदर सेंट्रल सेल होती है जिसके अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो भी हैप्लॉइड होती है। 2 नीचे सिनर्जिड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, और एक्स सेल होती है, वो भी हैप्लॉइड होती है। तो भाई एक्स सेल तो जाइगोट में तब्दील हो चुका है, मतलब एम्ब्रियो में तब्दील हो चुका है। तो इसके अलावा कौन सी हैप्लॉइड सेल होगी जो एम्ब्रियो में तब्दील हो सकती होगी बिना फर्टिलाइजेशन के? अब तुम बताओ कौन सी सेल होगी जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर बदल सकती है? अभी तो आंसर दिया है, अब भी नहीं आंसर दे पा रहे। एपोमिक्सिस क्या कहता था कि डेवलपमेंट ऑफ सीड हो बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड की डेवलपमेंट हो बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाए सीड में, तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। तो नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी जो होती है वो कौन कौन करवाता है? वो करवाता है सिनर्जिड एंड एंटीपोडल। ठीक है, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। और सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू, सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू सीड। एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के। अब यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप जब होता है तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। सिनर्जिड्स के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड डेवलप होती है तो उसे कहने लग जाते हैं हम एपोस्पोरी। क्या कहने लग जाते हैं? एपोस्पोरी। एंड जब एंटीपोडल से बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो जाता है तो उसे कहने लग जाते हैं एपोगैमी। उसे कहने लग जाते हैं एपोगैमी। तो ये 2 तरीके के टाइप्स होते हैं किसके? नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। एपोमिक्सिस हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ सीड होगी बिना फर्टिलाइजेशन के। कौन कौन पार्ट्स डेवलप कर सकते हैं? न्यूसेलस की सेल कर सकती है, मेगास्पोर मदर सेल कर सकती है, एंटीपोडल कर सकती है, सिनर्जिड कर सकते हैं। ये सब इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर? सीड के अंदर। और ये हर प्लांट में ही देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन होगी किसी किसी प्लांट्स में, जैसे कि एस्ट्रेसी और ग्रासिस फैमिली में हमें ये देखने को मिलता है। इसकी वजह से मोर देन 1 एम्ब्रियो बनते हैं, जिस फिनोमिना को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। इसका इंपॉर्टेंस होता है एक से ज्यादा सीड मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड जो होती है वो बच जाती है। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं। अब कौन कौन सी सेल डेवलप होती है इनटू सीड बिना फर्टिलाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है रिकरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट, और लास्ट वन जो होता है उसका नाम होता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? और नहीं हुई तो क्या नहीं क्लियर हुई वो बोलो। सर क्या नाम हाँ है बोलो। सर, एग सेल भी बन जाता है सीड। एक्सेल तो नेचुरली बनी रहा है ना? बताओ, एक्सेल तो नेचुरली बनी रहा है।
बात ठीक है नहीं है बताओ? एक्सेल नेचुरली बन ही रहा है फर्टिलाइजेशन करके, मैंने क्या Yes, बताया था? एक्सेल तो फर्टिलाइजेशन करके नेचुरली बन ही रहा है, पर बिना फर्टिलाइजेशन करे बाकी जो सेल्स हैं वो डेवलप कर जा रही हैं किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, सीड के अंदर, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एक तो देखो फर्टिलाइजेशन से एग बनेगा, ठीक है, वो एक हो गया नंबर वन। एंटीबॉडी की तीनों सेल डेवलप करके कितनी होगी? तीन। टोटल कितनी होगी? चार। सिनर्जिड्स की दोनों सेल डेवलप करके बिना फर्टिलाइजेशन के टोटल कितनी होगी? दो। तो कितनी होगी? चार दो छह। छह एम्ब्रियो डेवलप हो गए एक प्लांट के अंदर। कितने एम्ब्रियो डेवलप हो गए? छह एम्ब्रियो डेवलप हो गए। छह सीड डेवलप हो जाएंगे उस प्लांट के अंदर, ठीक है। कितने सीड डेवलप हो जाएंगे? छह सीड डेवलप हो जाएंगे उस प्लांट के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। इस फिनोमिना को कहा जाता है एपोमिक्सिस। अब यहाँ पर हुआ क्या? पहली कंडीशन बोली, अगर मेगास्पोर मदर सेल डेवलप कर जाए तो उसे कहेंगे रिकरेंट। अगर हैप्लॉइड सेल्स डेवलप कर जाएं तो उसे कहेंगे नॉन रिकरेंट। हैप्लॉइड सेल कौन कौन सी होती हैं? सिनर्जिड और एंटीपोडल जो होती हैं वो हैप्लॉइड सेल होती हैं। अगर सिनर्जिड से बनेगा सीड तो उसे कहा जाएगा एपोस्पोरी, और एंटीपोडल से बनेगा तो उसे कहा जाता है एपोगैमी। लास्ट जो बचा वो कौन बचा? न्यूसेलस की सेल, ठीक है। कौन बची? न्यूसेलस की सेल। तो अगर न्यूसेलस जो होगा, ठीक है, न्यूसेलस जो होगा अगर वो डेवलप कर जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, डेवलप कर जाएगा सीड के अंदर, तो इस कंडीशन में डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो इसे एपोमिक्सिस का कौन सा टाइप कहा जाएगा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है देखने में इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। न्यूसेलस के साथ साथ कभी कभी एक चीज और लिखी रहती है जिसे कहा जाता है सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट। सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट जो होता है क्या है? वो लेयर है, और लेयर जो होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अगर याद ना आ रहा हो तो एपिडर्मिस याद कर लो, किसकी? एंथर की। एंडोथीशियम याद कर लो, एंथर की। मिडल लेयर याद कर लो, एंथर की। वो किससे मिलके बनी होती है? वेरियस सेल से मिलके बनी होती है, चाहे मल्टी लेयर्ड सेल्स हो या सिंगल लेयर सेल्स हो। तो यहाँ पर इंटेगुमेंट की कोई एक सेल किस में डेवलप कर जाती है? इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासिस फैमिली। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है 3 नंबर का है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या होता है एपोमिक्सिस, किसके अंदर देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्या कर्ज होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कर्ज होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है फार्मर्स को। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते टाइप्स के ऊपर। बाकी टाइप्स मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात है। पहले में एमएमसी डेवलप हो रहा है सीड के अंदर, दूसरे के अंदर हैप्लॉइड सेल डेवलप हो रही है सीड के अंदर, और तीसरे के अंदर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट डेवलप हो रहे हैं सीड के अंदर। तो इनकी हेडिंग याद रखनी है और किसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है वो याद रखना है। पूछना है किसी को कुछ? पूछो। बोलो भाई, क्वेश्चन क्या बात है? शांति से क्यों है इतना? देव का नेटवर्क काम नहीं करते क्या? कर रहा है सर। फिर क्या बात है? डाउट क्रिएट नहीं कर रहे तुम? ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डल चुके हैं इस चैप्टर के। एनसीईआरटी का मैं सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इस चैप्टर का, ताकि तुम्हें कुछ चीज समझ में आए कि मैंने लास्ट टॉपिक आज क्यों पढ़ाया है। तो एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका नाम है व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज इज इंपॉर्टेंस, ठीक है भाई। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। The phenomena of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction but result in production of seed without fertilization, as seen in Astraceae and Grasses family. It may result in formation of more than one embryo in a seed. This is called polyembryony. ठीक है, ऑप्शन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस, इट मेंटेन द हाइब्रिड विग्योर इन क्रॉप प्लांट्स। हाइब्रिड विग्योर मतलब पेरेंटल कैरेक्टर को बना के रखता है। एंड हाइब्रिड कैरेक्टर कैन बी पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और वही कैरेक्टर पास होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द एपोमिक्सिस प्रोसेस। मींस पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं, आसान भाषा में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट इन पॉलीएम्ब्रियोनी, हेंस मोर देन वन एम्ब्रियो पर सीड विल बी फॉर्म, ठीक है। तो मोर देन वन एम्ब्रियो या पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्सिस। समझ में आई स्टेटमेंट एपोमिक्सिस की एनसीईआरटी की? यस सर। मेरे को नहीं लगता तुम यस सर जब बोलते हो ना, यकीन सा उठ जाता है, क्योंकि फिर तुम थोड़ी देर बाद उसी डाउट पे आते हो घूम फिर के
कि मुझे समझ में नहीं आया। डाउट सर, हो अगर मन सर, में पूछ लिया करो। सर एपोमिक्सिस की डेफिनेशन में पॉलीएम्ब्रियोनी भी लिखना पड़ेगा। पॉली एम्ब्रियोनी नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी लिखने की जरूरत नहीं है। पॉली एम्ब्रियोनी पर अलग से क्वेश्चन आएगा पेपर में कि क्या होती है पॉली एम्ब्रियोनी, डिफाइन करो, व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, डिफाइन इट। ठीक है, तो तुम बताओगे फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। अब तुमसे वो पूछ सकता है हाउ इट इज अकर, पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है। तो जब उसने अगर पूछ लिया पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, एपोमिक्सिस के बारे में बताना पड़ेगा। समझ में आया कैसे पेपर में लिखना है? यस सर। ठीक है, तो होप सो क्लियर बात होगी। एक सेकंड, कौन गायब है इस टाइम पे? आदित्य, अथर्व हैगा, गायब कौन है? ईशिता, अच्छा ईशिता, उसका नेटवर्क का इशू हो सकता है फिर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बोला नहीं आज एक बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेप्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। ठीक है, क्या रोल पूछा, किसका रोल पूछा है? टेप्टम का। तो टेप्टम के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, जरा देखो। During microsporogenesis, the cell of tapetum provide enzyme, hormones, amino acid, and nutritive materials to the microsporocytes. ठीक है, the main function of tapetum is, इसका nutrition provide करने का काम होता है। So it provide nutrition to the anther during meiosis. It secretes enzymes and hormones. ये enzyme and hormone secrete करने में help करता है। It help in production of ubiquitous bodies which help in formation of sporopollenin। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने नहीं लिखवा रखा, ubiquitous body। ठीक है, ये क्या होता है ubiquitous body? ये ubiquitous जो बॉडी होती हैं, ये वो क्या नाम है स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पोरोपोलिन बनवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये ऐड करा हुआ वर्ड अभी से नहीं ऐड करा हुआ, बहुत पहले से ऐड करा हुआ है। एंट्रेंस में एक बार पूछा गया था कि जो स्पोरोपोलिन होता है उसको बनाने में कौन सी बॉडीज हेल्प करती हैं और वो बॉडीज कौन बनाता है। तो टेप्टम वो बॉडी बनाता है। कौन सी बॉडी बनाता है? उबिस बॉडी। उबिस बॉडी क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन में हेल्प करते हैं। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लिखवा रखा है डायरेक्टली कि जो टेप्टम होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन में हेल्प करता है। इसमें लिखा हुआ है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। ठीक है, तो पेपर में डायरेक्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन में कौन हेल्प करता है? टेप्टम हेल्प करता है। ये सिक्रीशन में हेल्प करता है ऑयली मटेरियल, ठीक है, और स्टिकी मटेरियल। और स्टिकी मटेरियल अराउंड पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है? पॉलन किट कहा जाता है। ये भी लिखवा रखा है। सिक्रीशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन फॉर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये भी बात बताई थी कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो प्रोटीन आते हैं वो कौन सिक्रेट करवाता है पॉलन ग्रेन के? वो करवाता है टेप्टम। ठीक है, तो टेप्टम के वेरियस पॉइंट समझ में आने चाहिए, नरिशमेंट, एंजाइम, हार्मोन, एक्साइन, ठीक है, पॉलन किट एंड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटीन बनवाने का काम किसका होता है? टेप्टम का। इसके अलावा भी एक आधे फंक्शन तुम्हें पढ़ने को मिल जाएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। टेप्टम के फंक्शन समझ में आए? यस सर। चलो बढ़िया, टेप्टम तो पढ़ा हुआ अच्छे से। इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लिखा हुआ है इफ वन कैन इंड्यूस, अगर कोई इंड्यूस कर सकता है पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किसकी हेल्प से? ग्रोथ हार्मोन मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की हेल्प से। विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, तुम किस फ्रूट को सेलेक्ट करोगे पार्थेनोकार्पी के लिए? ठीक है, तो वन कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। देखो एक चीज और लिखनी थी यहाँ पे, नोट्स में मैंने लिखा नहीं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को सीडलेस फ्रूट कहा जाता है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो सीड नहीं बन पाती। तो यहाँ पर एक बात नहीं लिखी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को सीडलेस फ्रूट कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड, अब यार इतना मोटा पेन क्यों सेलेक्ट है? दिस इज आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट। ठीक है, बिना सीड के फ्रूट डेवलप होता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट। तब जरा आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना चाहता है तो किस फ्रूट को सिलेक्ट करेगा। तो तुमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है कि पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जिनको सीडलेस फ्रूट कहा जाता है। सच फ्रूट विच आर फ्लैशी, ये बहुत ज्यादा उससे भरे हुए होते हैं। फ्लैशी का मतलब होता है गुद्दे से, जैसे आम। विद लॉट्स ऑफ सीड कैन बी ग्रोन पार्थेनोकार्पिकली। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सीड होंगे, तो उसे हम कैसे करेंगे? पार्थेनोकार्पिकली ग्रो करेंगे। अब देखो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसने बोला कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला कि तुम पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस से कोई फ्रूट उगाना चाहते हो, तो तुम किस फ्रूट को सिलेक्ट करोगे पार्थेनोकार्पिक से उगाने के लिए और क्यों? तो तुमने बोला पार्थेनोकार्पिक वो प्रोसेस होती है जिससे सीडलेस फ्रूट बनता है, तो तुम उस फ्रूट को सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ सीड होती हैं।
ताकि अगर उसके अंदर सीड कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी कमर्शियल वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई तरबूज मिले जिसके अंदर बीज नहीं हो तो तुम्हें वो खाने में और मजा आएगा, ठीक है, तुम्हें और ज्यादा उसको अच्छा लगेगा खाने में, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बेचने वाली जो कीमत होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आम खा रहे हो, आम में बीज ना हो, वैसे देखा नहीं मैंने आज तक, बहुत पतला देखा है, पर ये ना हो कि गायब भी हो, तो आम खा रहे हो, आम में बीज ना हो, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को गुठली से कोई मतलब थोड़ी होता है, कहते हैं ना तुम आम खाने में ध्यान दो गुठली गिनने पे नहीं, तो सेम स्टेटमेंट यहाँ कमर्शियल वैल्यू पे आती है। तो तुम जब भी पार्थेनोकार्पे से किसी फ्रूट को उगाओगे तो तुम किस चीज पे ध्यान रखोगे कि उन फ्रूट को सेलेक्ट किया जाए जिनके अंदर सीड बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, गुआवा, ठीक है, इनको मोस्टली हम क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पे से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा कारण है, क्योंकि कारण क्या है इसका, क्योंकि हमें इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी, कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। What is meant by emasculation? क्या होता है emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? और इस टेक्निक का इस्तेमाल एक प्लांट ब्रीडर कब करता है? तो क्या होता है emasculation, याद आ रहा है किसी को? यस सर, बता दो जरा भाई। रिमूवल ऑफ स्टेमन। रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल में तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसे हम क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं। कब करते हैं इसको, जब हम क्या कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कर रहे होते हैं, जब हम एक प्लांट के अंदर अपनी पसंद के पॉलन ग्रेन डाल रहे होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं। एक प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय करता है इस टेक्निक को, ठीक है, जब वो क्या कर रहा होता है, आउट ब्रीडिंग कर रहा होता है। तो उसमें क्या करता है, अपनी पसंद के पॉलन ग्रेन को लाता है, मैं सारे स्टेप बता चुका हूँ, फिर वो फीमेल पार्ट को बैक कर देता है, फिर फीमेल पार्ट को अनबैक करता है, अपने पसंद के पॉलन ग्रेन को डस्ट करता है, फिर दोबारा बैग अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाई इज एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? आंसर दे सकते हो? विच पार्ट ऑफ एप्पल इज बिकम फ्रूट? बता सकते हो आंसर? थैलेमस से बनता है। थैलेमस से बनता, बहुत बढ़िया। और कौन सा पार्ट होता है? थैलेमस, वो तुम बता चुके। तो विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म फ्रूट? थैलेमस, ठीक है, तो आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प? अब पेरिस्पर्म क्या होता है, अगर किसी को याद आ रहा हो, मैंने नॉन एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड के बाद एक टॉपिक पढ़ाया था कि कभी कभी न्यूसेलस भी बच जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसे क्या कहा जाता है, कंडीशन को पेरिस्पर्म कहा जाता है। तो पेरिस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीड, सही बात है। पेरिकार्प इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट, मैंने बताया था फ्रूट की वॉल को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। दिखा देता हूँ, क्या पता याद ना हो, ठीक है, तो एक बार दिखा देते हैं। फ्रूट जो होता है उसकी वॉल को कहा जाता है पेरिकार्प, ठीक है भाई, आपको याद आ गया होगा। एंड इसके बाद न्यूसेलस जब बच जाता है तो उसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। अब जरा इसमें देखो 3-4 पॉइंट कैसे लिखते हैं, एग्जाम में जब आएगा तो 3-4 पॉइंट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पेरिस्पर्म एक सीड का पार्ट है, सच बात है, और पेरिकार्प एक फ्रूट का पार्ट आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है रिमेन ऑफ न्यूक्लियस, ये डिफाइन करता है कि जब न्यूसेलस बच जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो उसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिकार्प क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन वॉल, ठीक है, ओवरीज की जब वॉल ग्रोथ करती हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये यूजुअली ड्राई होता है, पेरिस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। और फ्रूट की वॉल ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। अगर फ्रूट की वॉल ड्राई हो तो उसे ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, और अगर फ्लैशी हो तो उसे फ्लैशी फ्रूट्स कहा जाता है, ठीक है, होप सो याद आ रहा होगा ऐसा कुछ। फोर्थ पॉइंट, इट नॉट जनरली सिग्निफिकेंट, ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब ये हमेशा प्रेजेंट हो, पेरिस्पर्म हमेशा प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट टेक पार्ट इन प्रोटेक्शन एंड इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इट टेक पार्ट इन प्रोटेक्शन, डिस्पर्जल एंड फूड स्टोरेज एंड इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब पेरिकार्प हमेशा होती ही है प्लांट के ऊपर, ठीक है। और पेरिस्पर्म हमेशा हो या ना हो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए लिखा हुआ है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इट इज नॉट जनरली सिग्निफिकेंट। समझ में आया दोनों डिफरेंस? बताओ कोई पॉइंट जो ना समझ में आया? यस सर। बताओ कौन सा? क्वेश्चन नहीं, ओके। इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंस होता है, याद आ रहा है किसी को? इंटेगुमेंट और टेस्टा में डिफरेंस कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेगुमेंट एंड टेस्टा? इंटेगुमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले और टेस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड कोट जो होता है। सीड सीड कोट या सीड वॉल या ओव्यूल वॉल को कहा जाता है इंटेगुमेंट। तो अब देखो, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड, सही बात लिखी हुई है बिल्कुल पहली तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज थिन एंड लिविंग, ये थिन होता है, लिविंग होता है। इट इज थिक एंड डेड, ये बात हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना। सीड कोट डेड होता है और थिक होता है, ठीक है, सीड कोट की सेल्स डेड होती हैं और इंटेगुमेंट सेल थिन होती हैं और लिविंग होती है, ये बात हमने ऐड नहीं कर रखी नोट्स में। थर्ड पॉइंट,
ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलियोपिटाइल एंड कोलियोरिजे। कहाँ पढ़ा था कोलियोपिटाइल कोलियोरिजे भाई, बता दो जरा कोई, नहीं पढ़ा कहीं पे भी कोलियोपिटाइल कोलियोरिजे? ये लो याद करो थोड़ा, कहीं पढ़ा हमने कोलियोपिटाइल कोलियोरिजे? यस सर। कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, कवरिंग ऑफ रेडिकल, ठीक है। चलो तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, अब देखते हैं पॉइंट समझ में आ रहे नहीं आ रहे। द कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल इन मोनोकॉट, ऑप्शन समझ में आ गया होगी। द कवरिंग ऑफ रूट कैप इन अ मोनोकॉट, अगर याद हो रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है, तो कवरिंग ऑफ रूट कैप इन अ, क्या हो गया भाई, कौन शोर मचा रहा है अचानक से, क्या हो गया सर? ओके चलो आते हैं वापस। तो कवरिंग जो होती है प्लूम्यूल की उसे कहा जाता है कोलियोपिटाइल। कवरिंग जो होती है रेडिकल की, रेडिकल नहीं रूट कैप की, रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है, उसे कहा जाता है कोलियोरिजे इन केस ऑफ मोनोकॉट, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रखा है मोनोकॉट। आपको समझ में आ गया होगा। इट कम आउट ऑफ सॉइल, कोलियोपिटाइल सॉइल से बाहर आ जाता है। इट रिमेन इन सॉइल। ये बताओ दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और किसको समझ में आ रहा है कैसे, वाई? कोलियोपिटाइल में लिखा है ये जमीन से बाहर आ जाएगा, और कोलियोरिजे में लिखा है जमीन से बाहर नहीं आएगा, इट रिमेन इन सॉइल। कैसे? इतना सिंपल तो लिखा हुआ है कुछ। सर वो प्लूम्यूल बनता है और वो हाँ रेडिकल बनता है। हाँ बढ़िया, क्योंकि प्लूम्यूल के ऊपर है और वो रेडिकल के ऊपर है, तो भाई प्लूम्यूल तो फ्यूचर सूट बनाता है, तो कॉमन सी बात है, ये जमीन से बाहर आएगा, ठीक है। और कोलियोरिजे जो होता है वो रेडिकल के ऊपर होता है, तो रेडिकल जमीन में रहेगा, रूट जमीन में रहती है, तो ये जमीन के अंदर ही रहेगा, तो इट रिमेन सॉइल। थर्ड पॉइंट देखो, इट टर्न ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये बाद में लीफ बनाएगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। कॉमन सी बात है, जो प्लूम्यूल होता है वो आगे चल के क्या बनाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो फोटोसिंथेसिस करता है। इट डज नॉट टर्न ग्रीन हैंस डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बदलेगा और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो होप सो तुम्हें पॉइंट समझ में आ गए। एक बार मैं जरा देख लूं, मेरे से 2 बार टच हो गया, मेरे से कौन सी चीज इरेज हो गई, पता नहीं कौन सी हुई है। चलो छोड़ो, तो आते हैं दोबारा इस पे। कोलियोपिटाइल के बाद हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। तो व्हाट इज हाइपोकोटाइल, व्हाट इज एपिकोटाइल? तो ये भी नहीं पढ़ा होगा हमने पढ़ा था कि भाई 2 कोटिलिडन होते हैं, इसके बीच में एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटिलिडन से ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है एपिकोटाइल, और जो कोटिलिडन से नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। पढ़ा था ऐसा कुछ? यस सर। चलो तो अब पहले पॉइंट पे बात करते हैं। इट इज द रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट लाई बिटवीन द रेडिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, इट्स कॉल्ड द हाइपोकोटिल। कितनी डिफिकल्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, पर इसमें डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज द रीजन विच इज प्रेजेंट बिलो द कोटिलिडन। It is the region of embryonal axis that lie between the plumule and the cotyledon. जैसे क्या बोल रहा है, it is lie between the plumule and the cotyledon। तो जो plumule होता है और कोटिलिडन होते हैं उनके बीच में लाई करता है, मतलब यहाँ पर ये एरिया लाई करता है, या अबव द कोटिलिडन जो एरिया लाई करता है उसे क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल रीजन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है हाइपोकोटाइल के बारे में, इट पुशेस द सीड, ठीक है, ये क्या करता है, पुश कर देता है सीड को अबव द सॉइल इन एपीजियल जर्मिनेशन। अब ये पॉइंट तुम्हें नहीं पढ़ रखा, व्हाट इज एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो क्या होता है एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन? फॉर एग्जांपल कुछ ट्रीज देखे होंगे तुमने जिसके अंदर रूट्स तुम्हें दिख रही होती है कि हाँ देखो ये रूट्स जमीन के अंदर जा रही है, ठीक है। कुछ ट्रीज देखे होंगे तुमने जिसके अंदर तुम नहीं बता सकते कि इसके अंदर रूट जमीन के अंदर जाती हुई दिख रही नहीं दिख रही। मतलब 2 तरीके के तुम्हें ट्रीज देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है जिसके अंदर तुम्हें रूट्स जमीन के बाहर देखने को मिल जाती हैं थोड़ी थोड़ी, कि हाँ देखो ये रही इसकी रूट जमीन के अंदर जा रही है। और कुछ ट्री होते हैं जिनकी रूट जमीन के अंदर तुम्हें जमीन में नहीं दिख रही होती, मतलब बाहर नहीं, जमीन से बाहर नहीं दिख रही होती। 2 तरीके के ट्रीज होते हैं, मोस्टली की जमीन के अंदर ही रूट होती है, जमीन से बाहर नहीं दिख रही होती, ठीक है। तो जिस तरीके की जर्मिनेशन में, जिस जर्मिनेशन में हो क्या, ऐसी जर्मिनेशन जिसके अंदर जो
कॉटिलिडन से नीचे का हिस्सा है, रेडिकल का जो हिस्सा है ये जमीन से बाहर आ जाए, ठीक है, जो रेडिकल का हिस्सा है ये जमीन से थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा सा बाहर आ जाए, ऐसी जर्मिनेशन को कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन मतलब जिसके अंदर रेडिकल का थोड़ा सा हिस्सा जमीन से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा हिस्सा जब बाहर आ जाता है तुम्हें क्या दिखता है कि ये देखो ये रूट यहाँ से जमीन में जा रही है, जमीन है, यहाँ से रूट जमीन में जा रही है, या ऐसे देखने को मिलती है, ये जमीन है, ये रूट यूं, ये रूट यूं, एक रूट यूं, और ये जमीन के अंदर गई। तो ये जमीन से बाहर जो रूट तुम्हें देखने को मिल रही है वो किस वजह से देखने को मिल रही है? एपीजियल जर्मिनेशन की वजह से। तो व्हाट इज एपीजियल जर्मिनेशन? इन विच द कोटिलिडन एंड द रेडिकल रीजन कम आउट फ्रॉम सॉइल, ठीक है, कोटिलिडन और रेडिकल का हिस्सा जमीन से थोड़ा सा बाहर आ जाए तो ऐसी जर्मिनेशन को कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं एपीजियल जर्मिनेशन में? एपी का मतलब बच्चे समझते हैं एपिकोटाइल जमीन से बाहर आएगा। क्या समझते हैं? एपिकोटाइल जमीन से बाहर आएगा। पर एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या हो रहा है? हाइपोकोटाइल जो है, मतलब रेडिकल जो है वो जमीन से बाहर आ रहा है विद कोटिलिडन, ठीक है। तो ये एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है, कायदे से ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर समझा रहा हूँ तो समझ लो। क्या? एपीजियल जर्मिनेशन वो होती है जिसके अंदर हाइपोकोटाइल रीजन जमीन से बाहर आ जाता है। हाइपोकोटाइल रीजन का मतलब कोटिलिडन प्लस रेडिकल का थोड़ा सा हिस्सा जमीन से बाहर आ जाता है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन कौन सी होती है? हाइपोजियल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन होती है जिसके अंदर जमीन से बाहर सिर्फ एपिकोटाइल रीजन आता है, ठीक है, मींस प्लूम्यूल जमीन से बाहर आता है। तो नॉर्मल जिंदगी में कौन सी जर्मिनेशन होती है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। और मिंटोस जिंदगी में कौन सी जर्मिनेशन होती है? एपिजियल जर्मिनेशन होती है, जिसके अंदर रूट का थोड़ा सा हिस्सा जमीन से बाहर आ जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया Yes. सर। थर्ड पॉइंट हैगा इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक रूट और इट इज ए कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सूट। ये थर्ड पॉइंट समझ में आया नहीं आया बताओ? यस सर। चलो तो बढ़िया है, होप सो समझ में आ रही है सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। 12th का 13th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जितने भी डिफरेंस कर ली। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को क्योंकि डेफिनेशन पता होती है और वो अपने माइंड में मोर देन वन पॉइंट नहीं सोच पाते, इसलिए इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करा करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पॉइंट्स बनाने आने चाहिए जब भी डिफरेंस में आए। व्हाट डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल? बोला है कि जाइगोट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देता है एक फर्टिलाइज ओव्यूल में। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मैंने तुम्हें बताया था कि जाइगोट जो होता है अपनी ग्रोथ जब तक नहीं करता जब तक क्या नहीं बन जाता, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। बहुत बढ़िया, याद है। चलो, तो जाइगोट जो होता है वो डोरमेंट रहता है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी ग्रोथ को रोके रखता है फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज ओव्यूल सो दैट द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, ताकि थोड़े बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाए, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो होप सो तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा कि जाइगोट जो होता है वो डोरमेंट क्यों रहता है एक फर्टिलाइज ओव्यूल में फॉर सम टाइम ओनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है? वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, या टू पोलर न्यूक्लियाई बोलूं या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलूं? सेकेंडरी। Secondary. सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। बोला है हाउ इट इज टेक प्लस, इट हाउ एंड वेयर। तो वेयर कहाँ होती है? इट अकर इन सेंट्रल सेल। सबसे पहला आंसर इसका इट अकर इन सेंट्रल सेल। और कैसे टेक प्लेस होती है ये? जब पॉलन ट्यूब आता है अपने साथ दो मेल न्यूक्लियाई को लेके, एक जाके फ्यूज करता है एम्ब्रियो के साथ, एक जाके फ्यूज करता है एग के साथ, एक जाके फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। कौन कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? मेल न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब आंसर देखते हैं। इट इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लिया विद द सेकेंडरी न्यूक्लिया। देखो पोलर न्यूक्लिया नहीं लिखा हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लिया लिखा हुआ, ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लिया, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लिया। इन द सेंट्रल सेल ये प्रोसेस होती है ऑफ एम्ब्रियो सेक। Thus the resultant of its fusion is three haploid nuclei, hence it is called triple fusion। तीन न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है इसलिए ट्रिपलोइड फ्यूजन कहा जाता है। ये अकर होती है सेंट्रल सेल में एंड न्यूक्लियस इन्वॉल्व जो होते हैं वन मेल गैमेट होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। होप्स आंसर समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या होती है बैगिंग टेक्निक एंड हाउ इट इज यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? बैगिंग टेक्निक जो होती है वो क्या होती है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे हेल्पफुल होती है? सेम आंसर जो थोड़ी देर पहले आया था इमैस्कुलेशन के ऊपर। तो बैगिंग टेक्निक होती है इसके अंदर फीमेल पार्ट को कवर कर दिया जाता है अपनी पसंद का पॉलन ग्रेन डालने के लिए।
अब आ रहा है व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पढ़ा था हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, याद आ रहा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर कि अपना खुद का जो पॉलन ग्रेन होगा, अपना खुद का जो पॉलन ग्रेन होगा वो प्लांट के ऊपर क्या नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ? Yes, यस sir. सर। खुद का पॉलन ग्रेन अपने प्लांट, खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने प्लांट पे डेवलप नहीं करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये दो तरीके की होती है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब ये आम का, ये अमरूद का पॉलन ग्रेन है, तो आम का आके अमरूद पे गिर गया तो डेवलप नहीं होगा, ये तो नेचुरली प्रेजेंट होती है हर प्लांट में। और इंट्रा स्पेसिफिक कौन सी होती है? जिसके अंदर खुद की स्पीसीज का खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन नहीं डेवलप, मतलब खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिरा और वो डेवलप नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक। तो अगर मैं इंट्रा स्पेसिफिक को समझाऊं, तुम्हारे स्कूल में एक इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है, तो तुम्हें इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया में होगा? भाई इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तुम्हें इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, इंडिया में रहना पड़ता है? सर इंडिया से बाहर जाना है। बाहर जाना पड़ता है। तो इंटर वर्ड लिखा होगा तो मतलब क्या होगा? बाहर, ठीक है, बाहर का बंदा। और इंट्रा वर्ड देखने को मिलेगा, इंट्रा स्पेसिफिक स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं। इंटर स्पेसिफिक मतलब बाहर का पॉलन ग्रेन आके गिरा किसी और स्पीसीज का, तो वो डेवलप नहीं करेगा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब खुद के ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिरा और वो डेवलप नहीं होगा। ऑप्शन समझ में आ गया होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। वैसे पूछ नहीं रखा टाइप, पर इन्होंने बता रखा है। मेंशन 2 स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो कौन सी चीज को पूछ रहा है, कौन से दो मेथड्स को पूछ रहा है ये? दो मेथड। ब्लैकिंग और इमस्कुलेशन। अरे नहीं, वो नहीं पूछ रहा, पागल ही है। ये पूछ रहा है कि कोई दो स्ट्रेटेजीज बताओ। तो प्लांट, या अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो रही हो, दिस आर द स्ट्रेटेजीज इन विच प्लांट फेवर या प्लांट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड मोटिवेट, और पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ था, या फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड, क्या कहते थे उसे, कौन सा डिवाइसेस कहते थे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो अब जरा इसका आंसर देखो, तो कौन सा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा डिचोगैमी, सबसे पहला आंसर, एंड सेकंड लिख सकते हो यूनिसेक्सुअलिटी। तो इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन रिलीज बिफोर इट्स ऑन स्टिग्मा बिकम मैच्योर, ठीक है। पॉलन ग्रेन सर। जो होंगे, हाँ बोलो भाई। सर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी तो आउट ब्रीडिंग हाँ डिवाइस का ही पार्ट था। बिल्कुल है भाई, पर हम तो कर वो चुके हैं क्वेश्चन। यस सर। थोड़ा तो नया आंसर बोलेंगे ना, यूनिसेक्सुअलिटी और डिचोगैमी। डिचोगैमी में दो पार्ट्स पढ़े थे हमने, एक प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी, जब मेल डेवलप हो जाए पहले और जब फीमेल डेवलप हो जाए पहले, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोटोगाइनी, ठीक है, और पता नहीं प्रोटोएंड्री लिखा ये रहा, प्रोटोएंड्री, ठीक है। तो ये थी दो टेक्निक। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे पढ़ाते हुए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पेपर में आएगा या तो दो बताओ कोई, या कोई तीन बताओ, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बोलेगा या तो दो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बताओ, या देखो क्वेश्चन नए तरीके से लिखा हुआ, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। तो हमेशा लैंग्वेज को ध्यान देना जरूरी होता है। क्वेश्चन करने समय क्या पता चलता है कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी लैंग्वेज आ सकती है पेपर में। तो इससे होता ये है कि हमें वो टॉपिक आता है और हम उसका आंसर दे सकते हैं। और हमें वो टॉपिक आता है, उसकी लैंग्वेज किसी और तरीके से आ गई और हम आंसर नहीं दे पाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा कमी होगी, ठीक है। कि टॉपिक भी आता था, आंसर भी आता था, पर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इसलिए क्वेश्चन करने चाहिए जितने भी हो सके, मोस्टली प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस किसके साथ खेल सकते हैं भाई? सर दो लोगों के साथ ओपन दो फ्लावर। लोग, ओपन फ्लावर, ठीक है भाई। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। ऑक्सैलिस कॉमनलिना आर एग्जांपल। वो राइट अ नीट डायग्राम ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये रहा नीट डायग्राम, ठीक है भाई। और इसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक मेगास्पोर मदर सेल बनाती है 4 मेगास्पोर, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है, वो जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में, वो करता है FND1 FND2 FND3 एंड फॉर्म करता है 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में। वट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, सेम क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट पूछा हुआ है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है? तो आंसर लिखोगे, एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाती है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, इसे कहा जाता है मोनोस्पोर। ये जब डेवलप करता है तो इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये करता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। खत्म।
लिखा हुआ है राइट नीट लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक ओव्यूल का डायग्राम बनाओ। तो ओव्यूल का डायग्राम बना सकते हो, एक बनाओगे फ्यूनिकल, उस फ्यूनिकल के बाद उसको रोटेट कर दोगे, फिर बनाओगे हाइलम, देन बनाओगे इंटेगुमेंट्स, देन बनाओगे न्यूसेलस, ठीक है, देन माइक्रोपाइल एंड चलाजा। बना सकते हो ओव्यूल का डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ मैंने, याद करो। यस सर। नंबर 1 2 करके समझाया हुआ है, ठीक है, देखना नोट्स में 1 2 करके लिखा हुआ है, अच्छे से याद कर सकते हो, उससे अच्छे से बना सकते हो। देन आता है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। इन फॉलोइंग टर्म्स को डेवलपमेंट सीक्वेंस में लगाओ। ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों गलत लगता है हमेशा। तो इसमें लिखा हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू किसका नाम होता है भाई? मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल का नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। नहीं नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू उसका नाम होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं, इसी का नाम होता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन मदर सेल का नाम होता है, पर देखो यहाँ पे दोनों का अलग अलग लिख रखा है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है सेम, दोनों के अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए थे, एक ही जगह एक ही लिखना चाहिए था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा परफेक्ट नहीं लगता। तो स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म कर रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 पॉलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है। इस 4 पॉलन ग्रेन से क्या बन रहे हैं? मेल गैमेट देन पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर देखो एक ही चीज के 2 नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक लिखा होना चाहिए, तो या तो पॉलन मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। दूसरा, यहाँ पर जो मेल गैमेट है, मतलब वो जो उसकी डिवीजन से बनते हैं, क्या नाम है, जनरेटिव सेल की डिवीजन से बनते हैं, उसको उसको हम मेल गैमेट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स कहते हैं। तो या तो डायरेक्ट मेल गैमेट लिखते या पॉलन ग्रेन लिखते। तो इन्होंने क्या कर रखा है? 2 स्टेजेस को मिक्स कर रखा। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने परफेक्टली ठीक नहीं लिख रखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मुझे परफेक्टली ठीक नहीं लगता। इसका ऑर्डर होना चाहिए स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से होना चाहिए एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन से होना चाहिए क्या? 2 मेल न्यूक्लिया। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए जो हमने ऑर्डर वाइज पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर डिफरेंस पूछ रखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है भाई? पॉलन ग्रेन बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है या एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनता है। ये होता है पॉलन चैम्बर के अंदर ऑफ एंथर के अंदर, और ये होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है भाई। ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की हेल्प से, और ये होता है मेगास्पोर मदर सेल की हेल्प से। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में बनते हैं, और मेगास्पोर जो होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में बनते हैं। जिसने पढ़ रखा चैप्टर उसको समझ में आ रहा होगा, लीनियर अरेंजमेंट और टेट्रा अरेंजमेंट दोनों लिखवाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनते हैं और चारों के चारों जीवित रहते हैं। यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं, वहां पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों जीवित रहते हैं। यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं, ओनली 1 जीवित रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी बात। द माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो आगे चल के बनता है पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन, और यहाँ पर जो मेगास्पोर होता है वो आगे चल के बनता है फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। पॉइंट समझ में आया डिफरेंस? यस सर। Question number 1, which is last question. Name the parts of angiosperm flower in which development of male and female gametophyte take place. बोला है 2 पार्ट बताओ एंजियोस्पर्म फ्लावर का जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है, मतलब पॉलन ग्रेन बनता है, एंड फीमेल गैमेट बनता है। तो मेल गैमेट बनता है एंथर के अंदर, फीमेल गैमेट बनता है इनसाइड द ओवरी और ओव्यूल। समझ में आ गया एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर जो है ये अब सेंड कर रहा हूँ विद एनसीईआरटी, ठीक है। एंट्रेंस के क्वेश्चन और क्या नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी सेंड करूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंट्रेंस के क्वेश्चन क्या कर लोगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, एक आधे नहीं कर पाओगे, बाकी कर लोगे, पर मैं वो करवाऊंगा अलग से। तो तुम्हें अभी क्या करना है, ये पूरी पीडीएफ में तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं करवाने से पहले तुमसे उस पर क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, करवाऊंगा मैं खुद भी, पर तुम्हें खुद भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, ताकि ये तो समझ सकूं कि तुम पढ़ा है या नहीं पढ़ा कुछ। चलो तो क्लास एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।